आप लोगों को जो कुछ चाहिए था सब कुछ तो दिया पिताजी ने, अब और क्या चाहिए? मुझे यहाँ रहने दीजिए, नहीं तो पिताजी को बहुत ठेस पहुंचेगा। उनको लगेगा कि उन्होंने अपनी बेटी की सुख के लिए कुछ भी नहीं किया। पहले से ही बहुत कुछ सहा है पिताजी ने, अब उनको और दुख मत दीजिए। अरे निकलो यहाँ से, जाओ अपने बाप के पास, वहां जाके ये रोना धोना करना। अगर हैसियत नहीं होती है तो क्यों देखती हो इतने बड़े बड़े सपने? तुम जैसी लड़की ऐसे बड़े घर की बहू बनने के लायक नहीं हो। प्रतापगढ़ नामक गांव में एक लालची परिवार रहता था। परिवार में अजय और उसकी मां रहती थी और अजय की बहन अपने पति के साथ शहर में रहती थी। अजय स्वभाव से गुस्से वाला था और उसकी मां बहुत लालची किस्म की औरत थी। अजय गांव में ही अनाज की दुकान चलाता था। एक दिन अजय और उसकी मां पास ही के एक गांव में रिया नामक एक लड़की को शादी के लिए देखने गए। लड़की का पिता जमींदार था और लड़की पढ़ी लिखी मॉडर्न ख्यालों की थी। अजय की मां बोली, जमींदार जी, लड़की तो हमें बहुत पसंद आई, लेकिन क्या ये खाना अच्छे से बना लेती है? क्या है ना, हमारे अजय को रोज नए नए पकवान खाने का शौक है। अरे आप चिंता मत करें, हमने अपनी बेटी को सब कुछ सिखाया है। ये बहुत होशियार है, आप निश्चिंत रहें। हाँ बहन जी, हमारी बेटी तो सर्वगुण संपन्न है, आप तो बस शादी की मुहूर्त निकलवाए। अरे अजय बेटा, तुमको कुछ हमारी बेटी से बातचीत करनी है तो कर लो, इसी बहाने दोनों एक दूसरे को थोड़ा समझ लोगे। अरे नहीं नहीं, बातचीत क्या ही करना, माँ को पसंद है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। अरे अजय तो जो मुझे पसंद आता है उसी से शादी करेगा। आप तो जल्दी से जल्दी मुहूर्त निकलवाएं, लेकिन उसके पहले अगर कुछ लेन देन की बात हो जाए तो अच्छा रहता। हाँ हाँ जरूर, आप बोलिए ना, आपको क्या चाहिए? यह सब सुनकर रिया को थोड़ा गुस्सा आता है। वह दहेज की सख्त खिलाफ थी। जब अजय और उसकी मां चले गए, रिया ने अपने माता पिता से कहा, मम्मी पापा, आप लोगों को क्या हो गया है? आप लोग मेरी दहेज देकर शादी करवाना चाहते हो, मुझे नहीं करनी ऐसी शादी। अरे बेटी, गुस्सा क्यों कर रही हो? हम तो अपने मन से दे रहे हैं। तू हमारी एकलौती बेटी है, हम नहीं चाहते कि तुझे अपने ससुराल में कोई भी तकलीफ हो। हाँ बेटी मान जा, ये सब तो तेरे लिए ही है ना। ऐसे ही रिया मान जाती है और थोड़े दिन बाद दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी को कुछ दिन बीत गए। दोनों का विवाहित जीवन खुशी से चल रहा था, लेकिन रिया को इसकी भनक भी नहीं थी कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। एक दिन जब रिया अपने ससुराल में घर में अकेली थी, तब उसको अलमारी के ऊपर एक डायरी दिखाई दी। उसने उस डायरी को अलमारी से उतारा और उसे पढ़ने की सोची। डायरी के ऊपर प्रतिभा नाम लिखा हुआ था। तभी रिया को दूसरे कमरे से उसकी सास आवाज लगाती है, बहू, अरे ओ बहू, इधर आ, जल्दी से खाना बनाना है। रिया अपने सास के पास आकर सीधे अपनी सास से डायरी के बारे में बताती है तो रिया की सास बोली, तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या जो यहाँ वहाँ घूमती रहती हो? इतना ही घूमने फिरने का शौक है तो अजय की दुकान में चले जाना। रिया को अपनी सास का व्यवहार कुछ ठीक नहीं लगा और सास से बिना कुछ कहे रसोई में चली गई। कुछ समय बाद जब अजय घर आया तो अजय की मां ने अजय को यह सब बातें बता दी। अजय गुस्से में रिया के पास गया और रिया से बोला, क्या तुम पागल हो? बिना किसी से पूछे तुमने उस डायरी को हाथ कैसे लगाया? अरे आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तो बस अलमारी खोलने गई थी, मुझे वह डायरी दिखी तो मुझे लगा वह आपकी होगी, इसलिए मैंने उस डायरी को वहां से उतारा था। वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं किसी की चीजों को हाथ लगाने का। यह बोलकर रिया वहां से चली जाती है। रात को जब वे लोग सो रहे थे, रिया को नींद नहीं आ रही थी। उसको वही डायरी की बात सता रही थी। आखिर उस डायरी में ऐसा क्या है जो ये लोग मुझ पर इतना गुस्सा कर रहे हैं? अगले दिन जब रिया कमरे में अकेली थी तो रिया उस डायरी को फिर से पढ़ने के लिए लाती है।
जब वह उस डायरी को पढ़ने लगती है तो वह देखती है कि उसमें किसी प्रतिभा की जिंदगी के बारे में लिखा हुआ है। रिया अकेले डायरी पढ़ ही रही थी कि अचानक उसकी सास उसे डायरी पढ़ते हुए देख लेती है, लेकिन रिया को इस बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। रिया की सास उसे चुपके से देख रही थी। रिया की सास तुरंत अजय की दुकान में जाकर अजय को ये सब बातें बता देती है। अजय गुस्से में घर आ जाता है। घर आके अजय रिया से बिना कुछ पूछे उसे थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ पड़ते ही रिया की आंखों में आंसू आ गए। रिया गुस्से में अपने मायके चली जाती है। जमींदार और उसकी पत्नी रिया को ऐसे अचानक देखकर हैरान हो गए। रिया बेटी, क्या हुआ? ऐसे अचानक बिना बताए आ गई, ना फोन किया, ना ही दामाद जी साथ में हैं। आखिर क्या बात है? हाँ बेटी, क्या हुआ? कुछ झगड़ा हुआ क्या अपने ससुराल वालों के साथ? रिया अपने माता पिता से यह सुन के गुस्से में बोली, क्यों? क्या अब ये घर मेरा नहीं रहा? मैं क्या यहाँ नहीं आ सकती? यह बोलकर रिया घर के अंदर चली गई। कुछ समय बाद जमींदार और उसकी पत्नी अपनी बेटी रिया का गुस्सा शांत होने पर उसके पास जाके उससे पूछा, बेटी, क्या हुआ? हमें भी कुछ नहीं बताएगी? हम तो तेरा भला सोचते हैं, ऐसे गुस्सा मत कर। भला सोचते हो? अगर आप लोग मेरी भला ही सोचते तो उस घटिया परिवार में मेरी शादी नहीं कराते। अरे अपने पिता से कोई ऐसे बात करते हैं क्या? तू बोल तो सही, हुआ क्या है? रिया ने पूरी बात उन दोनों को बताई। रिया की बात सुनकर वे लोग बोले, बेटी, ऐसी छोटी मोटी नोकझोंक तो हर घर में होते ही रहते हैं। इतनी सी बात पर इतना गुस्सा नहीं करते बेटी। हाँ बेटी, जो हुआ सो हुआ। तू जल्दी से जा और उन लोगों से बात ना मानने की माफी मांग ले, और कभी बिना बताए उस डायरी को हाथ मत लगाना। वे लोग तेरे भले के लिए ही बोलते होंगे। रिया अपने माता पिता के साथ ना मिलने पर वहां से दुखी मन से अपने ससुराल में चली जाती है। रास्ते में चलते चलते वह सोचती है, मेरे मम्मी पापा को भी समाज में अपनी इज्जत की ही परवाह है, अपनी बेटी की तो कदर ही नहीं करते। अब मुझे ही ये सब जानना पड़ेगा कि असल में मेरे ससुराल बालों का राज क्या है। रिया के ससुराल पहुंचते ही उसकी सास ने खरी खोटी सुनाते हुए कहा, अरे बहू, बड़ी महारानी बन के मायके गई थी ना, अब क्या हुआ? क्यों लौट आई? रिया को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह अपने आप को शांत करते हुए घर के अंदर चली गई। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन रिया को हर दिन वो डायरी पढ़ने का ख्याल मन में आते ही रहता था। रिया को जानना था कि उस डायरी में क्या लिखा था। एक दिन जब रिया सब्जियां खरीदने बाजार गई तो बाजार में उसे उसकी एक पुरानी दोस्त मिली जो उसी की ससुराल के गांव की थी। उसका नाम प्रिया था और वे दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। प्रिया रिया का हालचाल पूछते हुए बोली, अरे रिया, कितने दिनों बाद मिली हो? क्या कर रही हो आजकल? और तुम हमारे गांव में क्या कर रही हो? मेरी तो यहाँ शादी हुई है। तू बता, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तो इसी गांव की हूँ। बस मैं पढ़ाई खत्म करके शहर में ही मेकअप आर्टिस्ट के काम में लग गई थी। तू तो जानती ही है, मेरे घर की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है, इसलिए बाबा की मदद के लिए मैं भी थोड़ा पैसा कमाने में मदद करती हूँ। वैसे तेरी किसके घर शादी हुई है? कौन है वो किस्मत वाला? अपने ससुराल के बारे में रिया प्रिया से बताती है। प्रिया उससे यह सब सुनकर चौंक जाती है और बताती है कि अरे क्यों अपनी जिंदगी नर्क बना ली? तुझे कोई और नहीं मिला क्या? रिया प्रिया के मुंह से यह सुनकर उससे पूछती है, क्यों प्रिया, क्या हुआ? मैंने तो अपने मम्मी पापा की पसंद से शादी की और उन्हें तो मेरे पति अच्छे लगे। प्रिया मायूस होकर बोली, अरे तू जानती नहीं उन लोगों को, एक नंबर के लालची लोग हैं। और तो और वो अजय बहुत गुस्से वाला है और उसकी माँ तो पूरी कपटी है। उन दोनों की वजह से अजय की पहली पत्नी घर छोड़ के भाग गई थी। गांव में कोई कोई तो ये भी बोलता है कि उन दोनों ने उस बेचारी प्रतिभा को जान से मार दिया है। अरे रिया, तू संभल के रहना। अपनी दोस्त प्रिया से यह सब सुनकर रिया घर आकर सीधे अपनी सास से पूछती है, सासू माँ, क्या ये सब सच है? मैं अजय की दूसरी पत्नी हूँ और क्या आप लोगों ने अजय की पहली पत्नी प्रतिभा को जान से मार दिया था? रिया के मुंह से यह सब सुनकर उसकी कपटी सास बोली, हाय राम, कैसा कलयुग आ गया है। आजकल की बहुएं कैसे कैसे इल्जाम लगाती है अपने ही ससुराल पर। यह सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई?
अब और क्या क्या दिन दिखाएगा भगवान। अपनी सास का यह सब नाटक देखकर रिया से बर्दाश्त नहीं हुआ और अपनी मां को फोन लगाया और वहां से गुस्से में अपने मायके चली आई। जब अजय रात को घर लौटा तो उसकी मां ने उसे सब बताया। अजय यह सुनकर गुस्सा हो गया और रिया को अपने मायके से कभी नहीं लाने का निर्णय लिया। जाने दो माँ उसे, यह उसका हर बार का हो गया है। रहने दो उसे जिंदगी भर अपने मायके में ही। तभी उसकी मां कपटी भरी चाल में बोली, अरे बेवकूफ, तू नहीं जानता उसके बाप के पास कितना पैसा है, उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। मैंने तो जैसे तैसे कुछ नाटक करके हमारी सच्चाई जानने नहीं दी। तू कल सुबह उसके पास जाकर उसे मनाकर लाना। अगली सुबह अजय रिया को लाने के लिए उसके घर जाता है। जमींदार अजय को देखकर गुस्से से आग बबूला हो गया और बोला, क्यों आए हो यहां? अब क्या कसर बाकी रह गई? हमें इतने बड़े धोखे में रखकर इतना दुख देने के बाद भी पेट नहीं भरा क्या तुम्हारा? चले जाओ, इससे पहले मैं अपना आपा खो दो। चले जाओ यहां से। अजय गिड़गिड़ाते हुए बोला, ससुर जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था आप लोगों को इतनी दुख पहुंचेगा। मुझे आप लोग जो चाहे सजा दे देना, लेकिन पहले आप लोग मेरी बात तो सुन लो। कुछ समय बाद वे लोग अंदर बैठकर बात करने लगे और अजय ने अपनी मां के बताए मुताबिक उन लोगों से कहा, आप लोग गलत समझ रहे हो। मेरी पहली शादी 1 महीने भी नहीं टिकी थी। मेरी पहली पत्नी प्रतिभा चरित्रहीन थी और उसे हम लोगों ने मारा नहीं है। वह तो अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी और इसी वजह से मेरे घर वालों को यह बात आप लोगों से छुपाकर रखना पड़ा। और अपनी परिवार की इज्जत के खातिर मैंने भी यह सच्चाई आप लोगों से छुपाकर रखा था। फिर भी अजय, तुम्हें हमसे यह बात छुपाना नहीं चाहिए था। हम सबको तुमने धोखे में रख के अच्छा नहीं किया। हाँ बेटा, हम तो तुम्हारे अपने हैं, हमसे इतनी बड़ी बात छुपाना नहीं चाहिए। यही सब बोलकर अजय उन लोगों को अपनी बातों के जाल में फंसाकर रिया को अपने घर ले जाता है। रिया ने अजय की बात मान तो ली थी, लेकिन पूरी तरह उसे उन लोगों पर अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन जब रिया की सास कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी के ससुराल जाती है और वहीं अजय भी दुकान गया होता है। रिया घर पर अकेली होती है और वह उस डायरी को पढ़ने की सोचती है, लेकिन जैसे ही वो डायरी को पढ़ने के लिए अलमारी से लाने की सोचती है, उसने देखा कि वहां पे डायरी थी ही नहीं। रिया ने डायरी को बहुत ढूंढा, लेकिन उसे वो डायरी नहीं मिली। इतना ढूंढने के बाद भी जब उसे वो डायरी नहीं मिली तो उसके मन में ख्याल आया कि मैंने जब भी वो डायरी पढ़ने की कोशिश की है, ये लोग मुझे वो डायरी पढ़ने नहीं देते थे। जरूर उन लोगों ने ही डायरी को कहीं छुपा कर रखा है। यह सब सोच के रिया अपने सास के कमरे में डायरी को ढूंढने के लिए गई। बहुत ढूंढने के बाद उसे वो डायरी अपने सास की पलंग के नीचे रखी मिली। आखिरकार डायरी मिल ही गई, लेकिन अब तो शाम ही होने को है और आज सासू माँ भी घर में नहीं है, तो अजय भी घर जल्दी आ जाएगा। मुझे डायरी को अभी नहीं पढ़ना चाहिए। मुझे अभी के लिए डायरी को कहीं पे छुपा कर रखनी होगी। यह सब रिया सोच ही रही थी कि अजय भी घर आ जाता है। रिया अजय को कुछ नहीं बताती है और दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब अजय दुकान पर चला जाता है, तब रिया अपनी दोस्त प्रिया को फोन पर डायरी के बारे में बताती है और उसे अपने ससुराल में बुलाती है। कुछ समय के बाद जब प्रिया रिया के घर आती है तो रिया उससे बोलती है, अरे प्रिया, अजय और उसकी माँ मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं। ये लोग मुझे हर बार यह डायरी पढ़ने से रोकते थे। प्रिया, तू मेरी मदद कर। कैसी मदद रिया? तू क्या करने की सोच रही है? देख, मुझे ये डायरी उन लोगों के चलते ज्यादा पढ़ने का तो मौका नहीं मिला, लेकिन मैंने इस डायरी के कुछ पन्ने पढ़े थे और मुझे पता चला कि इस डायरी में प्रतिभा की जिंदगी के बारे में लिखा हुआ है और तू भी उस दिन प्रतिभा के बारे में मुझे बता रही थी। मुझे इस डायरी में इतनी जानकारी नहीं मिली। आखिर प्रतिभा के साथ हुआ क्या था? तू मुझे प्रतिभा के माता पिता के पास लेके चल। अरे, मुझे प्रतिभा के परिवार के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, और वैसे भी मुझे इन सब काम में मत घसीट यार। मुझे तेरे ससुराल वालों से डर लगता है।
ये लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। अरे कुछ नहीं होगा तुझे, मैं हूं ना, तू चल तो सही। अरे मुझे उसका घर ठीक से पता नहीं है, मैं तो बस उसके गांव का नाम ही जानती हूँ। उसकी गांव का नाम है रतनपुर। ठीक है, फिर दोनों उसके गांव चलते हैं, किसी से पूछकर उसके घर का पता लगा लेंगे। ऐसे ही दोनों रतनपुर गांव की ओर निकल गए। दोनों ने गांव वालों से पूछकर प्रतिभा के घर का पता लगा लिया। जब वे प्रतिभा के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर एकदम सुना पड़ा था, जैसे लगता था कि उस घर में कोई रहता ही नहीं था। दोनों को घर के सामने खड़े देखकर एक बुजुर्ग आदमी उन्हें बोलता है, तुम दोनों यहाँ इतने समय से खड़े हुए हो, कुछ काम था क्या? कहाँ से आए हो तुम लोग? चाचा जी, यहाँ पर प्रतिभा के माता पिता रहते थे ना, कहाँ गए वो लोग? घर देखकर तो ऐसा लगता है कि यहाँ बरसों से कोई नहीं रहता। हाँ बेटी, यहाँ रहने के लिए कोई बचेगा तो ही कोई रहेगा ना। प्रतिभा की माँ तो प्रतिभा के जन्म लेते ही स्वर्गवासी हो गई, और प्रतिभा का पिता श्यामलाल बहुत भला आदमी था बेचारा। उसने कभी भी अपनी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होने दी। बहुत प्यार करता था वो अपनी बेटी से। उसने बरसों से कड़ी मेहनत करके अपनी बेटी की शादी करवाई थी, लेकिन जिस घर में उसकी बेटी की शादी हुई थी वे लोग बहुत लालची और क्रूर थे। दहेज के लिए वे बार बार बेचारी प्रतिभा को परेशान किया करते थे, और एक दिन वह अपने ससुराल से अचानक गायब हो गई, और उसके ससुराल वालों का कहना था कि वह अपने किसी प्रेमी के साथ भाग गई। और जब यह खबर बेचारे श्यामलाल को मिली तो बेचारा सह नहीं पाया और वो भी इस दुनिया को छोड़ के चला गया। यह सब जानने के बाद रिया और प्रिया को बहुत दुख हुआ और दुखी मन से वे लोग घर की ओर निकले। रास्ते में रिया प्रिया से बोलती है, प्रिया, कितने जालिम हैं मेरे ससुराल वाले। दहेज के लालच में बेचारी प्रतिभा को इतना परेशान किया कि उसने खुदकुशी कर ली। मुझे तो उन लोगों पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं उन लोगों को सजा दिलवाकर ही रहूंगी, नहीं तो उन लोगों के हाथों मैं भी दहेज का शिकार बन जाऊंगी। बहुत हो गया उन माँ बेटों का, हमें कुछ करना पड़ेगा। हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन हम करेंगे क्या? हम लोगों के पास कोई सबूत भी तो नहीं है उन लोगों के खिलाफ। हाँ, तू बात तो सही बोल रही है। यही सब बात करके दोनों मायूसी भरी मन से घर लौटे। दोनों जब रिया के कमरे में गए तो बिस्तर पे डायरी को देख रिया अचानक बोली, प्रिया, मुझसे एक गलती हो गई यार। क्या हुआ? कैसी गलती? अरे, मैंने प्रतिभा के घर जाकर सच्चाई जानने की जल्दी में तो डायरी को पूरा पढ़े बिना ही छोड़ दिया। मुझे लगता है प्रतिभा ने जरूर अपने आखिरी दिनों में डायरी में कुछ तो लिखी होगी। अरे, फिर तो अच्छी बात हुई ना। तू बेकार में मुझे इतनी दूर ले गई। अब जल्दी से डायरी को खोल, क्या पता इसमें तेरे ससुराल वालों के खिलाफ कुछ सबूत ही मिल जाए। मुझे माफ कर दे यार, मुझसे हड़बड़ी में गलती हो गई। मुझे पहले डायरी को पूरी पढ़नी चाहिए थी, उसके बाद तुझे फोन करनी चाहिए थी। और वैसे भी मैं प्रतिभा के माता पिता से मिलके सब कुछ जानने के बाद उन लोगों से मिलकर मेरे ससुराल वालों को उनकी गलती की सजा दिलवाना चाहती थी। मुझे तो मेरे ससुराल वालों पर बहुत पहले से ही शक था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि बेचारी प्रतिभा की माता पिता भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे ससुराल वालों के लालच ने तो बेचारी प्रतिभा की पिताजी को भी निगल गई। ये सब छोड़, अभी डायरी पढ़ते हैं, हमें जरूर कुछ मिलेगा इसमें। दोनों आपस में बातचीत करके डायरी को पढ़ने लगते हैं। डायरी के कुछ पन्ने छोड़ के आखिरी के कुछ पन्नों में प्रतिभा ने और भी कुछ कुछ लिखा हुआ था। उसमें लिखा था कि तारीख 15 मार्च, दिन शनिवार। आज मेरी शादी को 4 महीने हो गए। मेरे पिताजी ने मुझे बहुत नाजों से पाला है। उन्होंने अपनी हैसियत के अनुसार मुझे बहुत कुछ दिया है, लेकिन मेरे ससुराल वालों के लालच ने मुझे चैन से जीने नहीं दिया। मेरे पिताजी ने अपने सामर्थ्य से ज़्यादा ही इन लोगों को दिया, लेकिन फिर भी इन लोगों का लालच खत्म ही नहीं हो रही थी। इन लोगों की वजह से पिताजी ने अपनी ज़मीन तक बेच दी, लेकिन अब बहुत हो गई इन लोगों की मनमानी। मेरी वजह से मेरे पिताजी को भी बहुत तकलीफ हुई है। अब मुझ में ये सब सहने की शक्ति नहीं बची। मैं अब ये दुनिया छोड़ रही हूँ और मेरी खुदकुशी के जिम्मेदार
मैं मेरी ससुराल वालों को ठहराती हूँ। अगर ये डायरी कोई पढ़ रहा होगा तो इसका मतलब मैं इस दुनिया से जा चुकी हूँगी। जो भी इसे पढ़ रहे हैं, मुझ पर हुए अत्याचारों की सजा इन लोगों को जरूर देना। यही मेरी आखिरी इच्छा होगी। ये पढ़ के रिया और प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। रिया को तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन प्रिया उसको शांत कराते हुए बोलती है, रिया सुन, अभी गुस्सा करके कोई फायदा नहीं है। हमें प्रतिभा को इंसाफ दिलाना पड़ेगा। हम जाके ये डायरी सबूत के तौर पे पुलिस को देके इन घटिया लोगों को पकड़वा सकते हैं। गुस्सा ना करूं प्रिया, देख तो कैसे घटिया लोग हैं ये। बेचारी प्रतिभा के ऊपर कितना जुल्म उठाया है। शायद इन लोगों ने डायरी के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया और इस डायरी को पूरी तरह से नहीं पढ़ा, नहीं तो ये लोग प्रतिभा की तरह इसे भी कहीं गायब कर देते। इन लोगों को तो भगवान का भी खौफ नहीं है। अब ये डायरी ही उन लालची लोगों को सजा दिलवाएगी। रिया ने प्रिया की बात मान ली और जाके पुलिस स्टेशन में यह डायरी पुलिस को दे दी। कुछ समय बाद जब रिया और प्रिया घर आए तो वे लोग देखते ही रिया की सांस भी घर आ चुकी थी। रिया की सांस प्रिया को देख के पूछती है, अरे ओ प्रिया, तू यहाँ क्या कर रही है? क्या तू हमारी बहू को पहले से ही पहचानती है? हाँ, रिया और मैं कॉलेज में एक साथ ही पढ़े थे। कुछ समय बाद जब अजय भी दुकान से घर आता है तो रिया और प्रिया चुपके से पुलिस स्टेशन में फोन लगाकर अजय और उसकी मां के घर आने की खबर दे देती है। थोड़ी देर बाद घर में पुलिस आकर अजय और उसकी मां को पकड़ के ले जाते हैं और थाने में बंद कर देते हैं। रिया ये सब अपने माता पिता को फोन में बता देती है और अगली सुबह वह अपने मायके हमेशा के लिए चली जाती है।